स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि बच्चों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है सबसे पहले बच्चे समझते हैं। मान लिया हमारे पास कोई कांच की प्लेट है। कांच मतलब जैसे तुम्हारे खिड़कियों में लगा हुआ होता है, खिड़कियों में प्रकाश क्या होता है, बाहर से कांच आता है, खिड़कियों में पार होकर अंदर आ जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, अर्थात प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। माना कोई हमने एक पृष्ठ ले लिया है, जिस पृष्ठ हमने कोई कांच की एक बच्चे प्लेट ली है। ये क्या है? प्लेट है हमारी, कांच की कोई प्लेट है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, हम इस पे एक प्रकाश किरण ले रहे हैं। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम, माना ये पहला माध्यम है हमारा, माध्यम फर्स्ट, और ये हमारा माध्यम सेकंड है। ठीक है बच्चों, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब भटक जाती है। जैसे जा रहा था उसको बच्चों सीधा चाहिए था, पर ये क्या हो गई, हल्की सी विचलित हो गई। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मैं कहूं अगर बच्चों ये माध्यम हमारा विरल है और ये माध्यम हमारा क्या है, सघन। विरल का मतलब बच्चों जहां पर कुछ भी मतलब वायु हो सिर्फ, वो माध्यम हमारा क्या कहलाता है, विरल। बात करते हैं हम सघन की, जैसे हाँ यहाँ पर हमारा पानी हो, ठीक है, या तेल हो, या कोई भी किसी भी पदार्थ का लिक्विड हो, द्रव हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस माध्यम को हम क्या कहेंगे बच्चों, सघन माध्यम। और यहाँ पर सिर्फ क्या है, ऊपर वायु है, मतलब विरल, खुला हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो जब बच्चों प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बच्चों ये आने वाली ये प्रकाश किरण आ रही है, इस प्रकाश किरण को कहेंगे हम आपतित किरण। और जो ये दूसरे माध्यम में जा रही है, इस प्रकाश किरण को कहेंगे हम अपवर्तित किरण। ठीक है बच्चों, आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, जबकि दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और जहां ये अपवर्तक पृष्ठ पर मिल रही है, अपवर्तक पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश आए और दूसरे माध्यम में चले जाए, उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये मिल रही है उस पर हमने एक लंब डाला है, इस लंब को हम कहेंगे अभिलंब। जो हमने ये लंब डाला है, इस लंब को कहेंगे हम बच्चों अभिलंब। इस बिंदु को कहेंगे हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इनके बीच एक एंगल बनना है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बच्चों क्या बनना है, एक एंगल बनना है, एक कोण बनना है। इस कोण को कहेंगे हम आपतन कोण। जबकि ये हमारी अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच भी एक एंगल बनना है। इस एंगल को कहेंगे हम अपवर्तन कोण, और इसे हम आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, आर से डिनोट करते हैं। तो एक बार और देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, जबकि दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और यह अपवर्तक पृष्ठ पर जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये हमारी आपतित किरण है बच्चों, ये अभिलंब है, इनके बीच एक कोण बनना है। इस कोण को कहेंगे हम आपतन कोण, और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जबकि
ये हमारी अपवर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है, इनके बीच भी एक कोण बनना है, इस कोण को कहेंगे हम अपवर्तन कोण, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या था बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन था। अब इसके नियम आते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम आते हैं बच्चों। जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपवर्तन के नियम करेंगे। अपवर्तन के बच्चों दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम क्या होता है, सबसे पहले नियम की बात करते हैं। ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी अपवर्तित किरण है और ये हमारा आपतन बिंदु पर अभिलंब है। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या बताया बच्चों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला अपवर्तन का नियम है। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 2 की। इसकी बात करते हैं बच्चों, नियम नंबर 2 की बात करते हैं। नियम नंबर 2 हमारा क्या होता है, ये हमारा आपतन कोण है, तो मैं कहूंगा बच्चों आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन। याद रखना बच्चों, जब भी मैं ज्या कहूं इसका मतलब क्या होता है, साइन। अगर कोज्या है तो इसका मतलब है बच्चों कोस, मतलब कोसाइन। ठीक है, तो कोज्या है तो कोस, ज्या है तो साइन, साइन मतलब ऐसा ही है। ठीक है बच्चों, अभी बात समझ में, ज्या तो साइन, कोज्या तो कोस, थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। तथा ये हमारा कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। तो क्या बताया, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, इस नियम को बच्चों स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कभी कभी एग्जाम में स्नेल के नियम से ही आ जाता है कि स्नेल का नियम दीजिए। तो स्नेल का नियम क्या होता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर किसके, अपवर्तनांक के, नियतांक के। ये किसका नियम कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा कांस्टेंट होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, एन से। इसका मतलब होता है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर बराबर किसके होता है, हमारा एन के, अर्थात अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये किसका नियम था, स्नेल का नियम। ठीक है बच्चों, जैसे हमने प्रकाश का अपवर्तन बताया, अब इसमें मैं बच्चों आपको दो टॉपिक बता रहा हूं। माना हमारे ये दो प्रकाश किरण है, दो इंडेक्स है, यहाँ पर हमारा विरल माध्यम है और ये मेरा सघन माध्यम। ठीक है बच्चों, ये मेरा सघन माध्यम है और ये कौन सा है, विरल माध्यम। याद रखना बच्चों, जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से और ये हमारा क्या होता है, अभिलंब। ठीक है बच्चों, हमारा अभिलंब। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल माध्यम से किस में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। भाई जाना तो इसको देखो सीधा चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, परंतु कहां की ओर झुक गई है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जब भी विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश किरण कहां की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी बात करते हैं बच्चों, जब प्रकाश किरण किससे जाएगी, सघन से विरल में जाती है। तो जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से क्या होगी बच्चों, दूर हट जाती है। ठीक है,
तो जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। कभी कभी तुमने देखा होगा बच्चों, हमने हमारे पास एक कांच का गिलास है जिसमें हमने पानी भर रखा है। अगर हम उसमें कोई पेन उस गिलास के अंदर रखे तो हमें ऐसा लगता है कि जो पेन है हल्का सा तिरछा महसूस होता है, अर्थात क्योंकि बाहर क्या है विरल माध्यम है, अंदर क्या है हमारा सघन माध्यम होता है। तो जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन से विरल में जाने पर अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। हमने अभी पढ़ा था अपवर्तन के नियम में कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर किसके होता है, कांस्टेंट के, अर्थात अपवर्तनांक के। अपवर्तनांक को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो मैंने बताया बच्चों हम अपवर्तनांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। किसकी बात करते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक की। जैसे कि बच्चों हमने यहाँ दो माध्यम लिए, एक माध्यम फर्स्ट और एक माध्यम सेकंड हमारे पास है। मैं कह रहा ये विरल माध्यम है, अर्थात यहाँ पर वायु है, और ये हमारा सघन माध्यम है। ये हमारा क्या है बच्चों, सघन माध्यम है। मैं कह रहा हूं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है वो c है, जबकि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v है। क्योंकि जो हम प्रकाश की चाल है उसको किससे डिनोट करते हैं, हम c से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने क्या बताया बच्चों कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है हम उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, c, तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है बच्चों, v। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। n बराबर किसके, c अपॉन v के, जहां प्रकाश की चाल जो होती है हमारी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो c का जो मान होता है हमारा कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो n को हम किससे अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, n से। n बराबर c अपॉन v। और एक बात बच्चों, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ये ध्यान रखना है बच्चों। कभी कोई मात्रक लिख दे, क्योंकि ये भी प्रकाश की चाल है, ये भी प्रकाश की चाल है, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, जो आपस में कट जाएंगे, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की। इसकी बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में माना, मैं ये कह रहा हूँ बच्चों ये कोई माध्यम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे जल, द्रव, कुछ कोई भी द्रव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी दूसरा माध्यम है, ये भी पता नहीं इनको क्या है, कुछ भी हो सकता है। माना इस पहले माध्यम में प्रकाश की चाल जो हमारी v1 है और दूसरे माध्यम में हमारी प्रकाश की चाल कितनी है, v2। मैं कह रहा दोनों ही सघन है, ठीक है। तो मैं कह रहा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है। तो हम बच्चों कहां से कहां जा रहे हैं, पहले से माध्यम से किस में जा रहे हैं, दूसरे माध्यम में जा रहे हैं। तो जब भी हम ऐसे आए सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो हम इसे लिखेंगे 1 and 2। क्या लिखेंगे बच्चों, 1 and 2, मतलब पहले के सापेक्ष। जो स्टार्टिंग में लिखा होगा उसके तो सापेक्ष होगा बच्चों, और जो लास्ट में होगा उसका अपवर्तनांक होगा। उसका क्या होगा बच्चों, अपवर्तनांक होगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, क्योंकि हमारी जो प्रकाश किरण है वो पहले माध्यम से किस में जा रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है। अगर ये क्या प्रकाश किरण बच्चों दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती तो हम इसको लिखते 2 and 1। क्या लिखते,
2n1 अर्थात दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक लिखते। परंतु हमारी प्रकाश किरण पहले माध्यम से किस में जा रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसलिए हमने लिखा है 1n2 अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और इसमें जो होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v1/v2 अर्थात पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, सॉरी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या बताया, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूं, जैसे वायु को हम किससे प्रदर्शित, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर। वायु को हम ए से प्रदर्शित करेंगे बच्चों। जैसे हमारा जल है, पानी है, जल को हम इंग्लिश में कहते हैं वाटर, इसको हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा द्रव हुआ, द्रव कोई भी हो सकता है, लिक्विड, इसको हम एल से डिनोट करेंगे। कांच, ग्लास, ग्लास को हम बच्चों जी से प्रदर्शित करेंगे। ठोस कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, अगर हमें कहीं ए लिखा हुआ है तो ए फॉर एयर मतलब वायु है बच्चों, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का मतलब जल है, वाटर है। ठीक है, एल लिक्विड मतलब कोई भी द्रव हो सकता है, जी मतलब ग्लास, कांच हो सकता है, एस फॉर सॉलिड मतलब ठोस होगा, कुछ भी हो सकता है बच्चों। अगर मैंने कहीं जैसे हमने लिखा था 1n2, इसका क्या मतलब है, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है। इसी तरह अगर मैं बच्चों ANG लिखता हूं, क्या लिखता हूं, ANG, तो इसका मतलब होगा स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, A फॉर वायु, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कांच। तो मैंने बताया था जो भी शुरुआत में लिखा होगा उसके तो सापेक्ष होगा, और जो बाद में लिखा हुआ है उसका क्या होगा, अपवर्तनांक। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG का मतलब होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर मैं बच्चों GNA लिख दूं तो इसका मतलब होगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, अगर मैंने लिखा है बच्चों WNG तो इसका मतलब होगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बस बच्चों ध्यान रखना है, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जैसे स्टार्टिंग में W लिखा हुआ है तो इसके तो सापेक्ष होगा, और जो लास्ट में लिखा हुआ है उसका क्या होगा, अपवर्तनांक। अर्थात यहाँ जो प्रकाश किरण है जल से कांच में जा रही है तो इसका मतलब होगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर मैं बच्चों GNW लिखता हूं तो इसका मतलब होगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, यहाँ ध्यान से समझना बच्चों। हमारे पास दो माध्यम है, एक माध्यम फर्स्ट है, एक माध्यम सेकंड है। ये माध्यम फर्स्ट से प्रकाश किरण जा रही है माध्यम सेकंड में। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक दर्पण रख दिया। ठीक है, तो प्रकाश किरण एक माध्यम से किस में जा रही है, दूसरे माध्यम में। हमने यहाँ पे क्या किया, इस माध्यम में क्या रख दिया, एक दर्पण। दर्पण मतलब हमने इस पे यहाँ देखो पॉलिश कर रखी है बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ, दर्पण हुआ। तो प्रकाश किरण एक माध्यम से जा रही है, दूसरे माध्यम में गई, वहां पर हमने क्या रखा, एक दर्पण रखा। रिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्स हो जाएगी, प्रकाश किरण इस दर्पण पर टकराकर जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो इस घटना को ही हम प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण के मार्ग को बदल दिया जाए तो वह वापस उसी माध्यम में लौट आती है जिससे वह चलती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात पहले माध्यम से चली, दूसरे माध्यम में गई, यहाँ पे हमने एक दर्पण रखा, दर्पण से टकराकर वापस क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों आता है हमारा वो आता है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांकों के बीच संबंध आता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पर हमने एक माध्यम लिया है जो वायु है। वायु को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। यहाँ पे हमारा बच्चों कांच है, कांच को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, जी से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारा यहाँ पर क्या है, वायु है। ठीक है, तो प्रकाश किरण वायु से किस में जा रही है, कांच में, और कांच से फिर किस में लौट आ रही है, वायु में लौट आ रही है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, आपतन कोण कितना है, आई, अपवर्तन कोण कितना है यहाँ पर, आर, और इसके लिए हमारा आपतन कोण आर है, अपवर्तन कोण कितना है, क्योंकि प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से बस प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, प्रकाश किरण हमारी वायु से किस में जा रही है, कांच में जा रही है। तो मैंने बताया था वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हमने पढ़ा था स्नेल का नियम, अपवर्तन का द्वितीय नियम। क्या होता था बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर किसके, अपवर्तनांक के, नियतांक के, कांस्टेंट के। तो प्रकाश किरण हमारी वायु से किस में जा रही है बच्चों, कांच में जा रही है। तो हम क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए एन जी बराबर, यहाँ पर आपतन कोण कितना है, आई, तो साइन आई, अपवर्तन कोण कितना है बच्चों, आर, तो साइन आर। तो वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक बच्चों, कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन आई अपॉन किसके, साइन आर। ये हो गई हमारी बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं हम प्रकाश किरण कांच से किस में जा रही है, वायु में जा रही है। कांच से किस में जा रही है, वायु में। तो हम क्या कहेंगे, अब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक अर्थात जी एन ए, क्या कहेंगे बच्चों, जी एन ए, क्योंकि प्रकाश किरण कहां से जा रही है हमारी, कांच से वायु में जा रही है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमारा यहाँ पर कांच से वायु के लिए आपतन कोण कितना है, आर, और अपवर्तन कोण कितना है हमारा, आई। तो ये क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन किसके, साइन आई के। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी क्या, सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करने पर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अर्थात ए एन जी इंटू जी एन ए बराबर किसके, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन किसके बच्चों, साइन आई के। साइन आई से क्या कट गया, साइन आई कट गया है, साइन आर से कितना कट गया बच्चों हमारा, साइन आर कट गया है। तो यहाँ पर हमारा कितना बचता है, ए एन जी इंटू जी एन ए बराबर किसके बचता है बच्चों, 1 के बचता है। अगर मुझे यहाँ से जी एन ए का मान चाहिए तो जी एन ए बराबर हो जाएगा हमारा बच्चों 1 अपॉन ए एन जी। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए एन जी। या अगर मैं यहाँ से ए एन जी निकाल लूं तो ए एन जी हो जाएगा हमारा बच्चों 1 अपॉन जी एन ए। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों। तो ध्यान से समझना, अगर हम कुछ भी निकाल ले, मतलब अगर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के, या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1 अपॉन होगा जी एन ए, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के। इसी तरह अगर हम 1 एन 2 कहें, ये अपॉन 1 अपॉन होगा 2 एन 1 के, अर्थात पहले के सापेक्ष दूसरे का माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, 1 बटा दूसरे के सापेक्ष पहले के माध्यम के अपवर्तनांक के। मतलब हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है बच्चों, अगर देखो मैं कहूँ बच्चों, अगर मुझे डब्ल्यू एन जी निकालना है तो डब्ल्यू एन जी हो जाएगा 1 अपॉन जी एन डब्ल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जी एन डब्ल्यू। या जी एन डब्ल्यू हमारे पास है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन डब्ल्यू एन जी, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों। तो मैंने क्या बताया, एक बार और समझाता हूँ कि अपवर्तनांकों के बीच संबंध क्या था। जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग पर लौट आती है। हमने भी पढ़ा था रिवर्सिबिलिटी ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ा था। उस सिद्धांत से हमने क्या पाया कि GNA बराबर किसके होता है, 1/ANG के होता है। अर्थात ANG इंटू GNA बराबर किसके होता है बच्चों, 1 के होता है। अगर मैं कहूं बच्चों यहाँ पर हमने कितने माध्यम लिए थे, 2 माध्यम लिए थे। अगर मैं इन माध्यमों को चेंज कर दूं, चेंज मतलब यहाँ पर जो हमारा माध्यम है ये कांच है, इस कांच को मैं कर दूं जल, वाटर W से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर हो गया हमारा कांच, और यहाँ पर आ जाए हमारा क्या, वायु। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश किरण पहले वायु से किस में जाएगी, जल में, जल से किस में जाएगी, कांच में, कांच से फिर किस में लौट आएगी, वायु में वापस लौट आती है। तो ध्यान से समझना बच्चों, जैसे हमारा ANG गुना GNA किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, क्योंकि हमारे पास वहां सिर्फ 2 माध्यम थे। वायु से किस में जा रही थी वहां, कांच में, और कांच से किस में आ रही थी, वायु में। तो हमने लिखा था वहां पे ANG इंटू GNA बराबर कितना, 1। अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक माध्यम हो, जैसे वायु हुआ, जल हुआ, कांच हुआ, फिर वायु, तो सबसे पहले बच्चों प्रकाश किरण वायु से किस में जा रही है, जल में, तो ये लिखेंगे हम ANW। फिर जल से किस में जा रही है बच्चों, कांच में, तो WNG। कांच से फिर किस में जा रही है बच्चों, एयर में, वायु में, तो इसे क्या लिखेंगे हम, GNA। और ये सब किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना, वायु से जल में, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल से कांच में, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच से वायु में, अर्थात कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, सब किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर बच्चे यहां से हम WNG का मान निकालते हैं तो GNA और ANW ये कहा जाएंगे, 1/, में जाएंगे, तो 1/ANW इंटू GNA इंटू कितना, GNA। क्योंकि तुम्हें पता है बच्चों, यहां से हमने अभी निकाला था GNA इंटू GNA किसके बराबर होता है, 1 के। अगर मैं यहाँ से GNA निकालता हूं तो GNA किसके बराबर हो जाएगा, 1/ANG के। तो इस GNA की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1/ANG पुट कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा इसलिए WNG बराबर कितना हो जाएगा, 1/ANW, और GNA की जगह हमने क्या पुट किया, 1/ANG। कितना पुट किया, 1/ANG। ये ANG कहां चला जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा, तो जो WNG का फॉर्मूला आएगा वो बच्चों आएगा हमारा ANG/ANW। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना बच्चों। तो WNG किसके बराबर होगा, ANG किसके बराबर होगा बच्चों, ANW के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों।